हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अदर देन न्यूट्रिएंट्स। एक तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट की, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ और केमिकल्स चाहिए, और वो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स which in low concentration, focus on this low concentration, regulate plant growth, and these are called as plant growth regulators. And these are also called as plant growth substances or plant hormones or phytohormones. Phyto means plant, that is why plant hormones, phytohormones, right? अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है बच्चों पीजीआरस। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है ये देखेंगे हम जरा। ये चलिए ये देखते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं, जो एनहांस करते हैं ग्रोथ को। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, कुछ ऐसे भी हॉर्मोन्स हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स, राइट। प्रमोटर्स की टाइप कौन कौन सी हैं? दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। इनके रोल के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्री टाइप्स के हैं। ऑक्सिन्स होते हैं इंडोल कंपाउंड्स, ये जो केमिकल नेचर है इनका, इनको ड्यू टू देयर केमिकल नेचर दीज आर कॉल्ड एज इंडोल कंपाउंड्स। एंड जिब्रेलिन्स आर टर्पिन्स, दीज आर एसिडिक इन नेचर ऑल्सो। साइटोकाइनिन्स आर एडेनिन डेरिवेटिव। बच्चों एडेनिन आप पढ़ चुके हो, डीएनए का प्यूरिन है एक, उस प्यूरिन का डेरिवेटिव है ये साइटोकाइनिन, राइट। अब इनहिबिटर्स में देखिए एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे जिब्रेलिन्स को हम GA, जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसको हम IAA के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, दीज आर कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। क्यों बोलते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इथाइलिन। Ethylene is the only gaseous hormone. One more thing about ethylene, that is it can be included in promoter also. मतलब it acts as both, as promoter and inhibitor. वैसे तो देखा जाए इसको promoter वाली कैटेगरी में रखना चाहिए था, बट बिकॉज इसकी कुछ इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी है, इसीलिए इसको हम इनहिबिटर्स में रख देते हैं। ध्यान रहे, इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन दैट इज सी, ये है C2H4, राइट। चलिए अब आइए ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की टाइप्स देखते हैं पहले हम क्या है। ऑक्सिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल ऑक्सिन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। नेचुरल जो हमें प्लांट से ही हम आइसोलेट कर सकते हैं, जो प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। सिंथेटिक जो कि हम बाहर से इनको सिंथेसाइज करके यूज करते हैं, राइट। तो चलिए IAA, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इट इज कॉल्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड। IBA, इट इज कॉल्ड एज indole butyric acid, right? And NAA, naphthalene acetic acid. 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, full form पूछी जा सकती है आपसे। Auxin is produced in the stem tip that promotes cell elongation. तो बच्चों ये ध्यान रहे, इसका बहुत अच्छा रोल ये है कि ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। देखो यहाँ से ये अराइज होता है, जो पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टेम टिप के ऊपर, फिर नीचे को ये नीचे को मूव करता है। इसको पोलर ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट्स, ऑक्सिन की जो मूवमेंट है वो पोलर है, राइट। तो यहाँ पर ये मूव करेगा और सेल को इलोंगेट करेगा। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन यूरिन है, ये प्लांट से नहीं आइसोलेट हुआ था, ये सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से हुआ था, फिर बाद में प्लांट से हुआ था, राइट। चलिए अब देखिए, द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड दे आर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ध्यान रहे, इसका केमिकल नेम पूछ लेते हैं, ये किस टाइप का हार्मोन है। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय
ग्रोइंग अपाइसिस, अपाइसिस एपेक्स की प्लूरल फॉर्म है ऑफ द स्टेम एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, राइट। जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा तो प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी। अब यहाँ अगर साइड में लाइट प्रोवाइड की हुई है, साइड में मतलब यहाँ पे साइड से लाइट प्रोवाइड की हुई है, तो ये उस तरफ मूव करेंगे, मतलब ये जो मूव करेंगे ना, यहाँ पर ऑक्सिन्स हैं जो इस तरफ मूव करेंगे तो इस तरफ के सेल इलोंगेट होंगे लाइट की डायरेक्शन में, राइट। तो जो स्टेम टिप है वो स्टिमुलस लेकर के वो लाइट की डायरेक्शन में ही अपना ग्रो करेगी, वहां पे ग्रो करेगी, अदरवाइज ये सीधा ग्रो करेगी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, आपके एनसीईआरटी में सबकी हिस्ट्री इकट्ठा दी हुई है, हम यहाँ पर अलग अलग से पढ़ेंगे हार्मोन्स के साथ साथ। एक बात ध्यान रहे कि ये जो हिस्ट्री है इसकी, इनकी जो डिस्कवरी है, सबकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, बाई चांस हुई है सबकी डिस्कवरी, ठीक है। तो कैसे हुई है, क्या हुई है, ये देख लेते हैं हम। लाइक ऑक्सिन की डिस्कवरी अगर देखें तो ये सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा, नेचुरल सिलेक्शन किया था जिसने, दी थी थ्योरी एवोल्यूशन वाले में। तो उसके सन ने, फ्रांसिस डार्विन उसका नाम है, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन both observed the bending of the coleoptile stem को बोल देते हैं हम, and of canary grass towards light, and they found that it was the tip of coleoptile which was able to perceive the light stimulus। यही बात हमने पहले भी डिस्कस की। अब इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये कोलियोप्टाइल है, जब यहाँ पे देखो साइड में लाइट प्रोवाइड की, ये साइड में लाइट प्रोवाइड की, तो साइड में लाइट प्रोवाइड की तो ये हो गया, ये देखो, तो इसकी ओब्लीक हो गई, इसकी जो ग्रोथ है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल नजर आ रहा होगा। उसके बाद फिर इसी को कंफर्म करने के लिए टिप रिमूव कर दी, नो बेंडिंग, फिर उसके ऊपर एक ओपेक कैप रख दी तो भी नो बेंडिंग, इसमें भी नो बेंडिंग, इसमें भी नो बेंडिंग। और एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ट्रांसपेरेंट कैप रख दी, ट्रांसपेरेंट कैप ने तो लाइट रिसीव कर ली, तो ट्रांसपेरेंट कैप ने जब लाइट रिसीव की तो इसकी बेंडिंग हो गई लाइट की तरफ, right? So there was no phototropic response when coleoptile tip was removed or covered with opaque cap, जो हमने अभी अभी इसके अंदर देखा। अब हम इसमें आगे देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स भी। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें आता है एग्जाम में भी, ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड बाय WHO वेंट, तो वेंट का नाम याद रखना है आपने, इन 1928 फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स, जिसका बोटेनिकल नेम है अवीना सटाइवा। बस इसने एक्चुअली किया था एक टेस्ट इसी से रिलेटेड, अवीना कर्वेचर ऐसे, वो करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही करो तुम, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रूल्स। ऑल ऑक्सिन्स हैव बीन यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप से रिलेटेड हो गया, हॉर्टिकल्चर फ्रूट से रिलेटेड मतलब फ्रूट की ग्रोथ से रिलेटेड, फ्रूट की ग्रोथ से रिलेटेड। अब आइए नेक्स्ट इसमें क्या क्या इसके रोल्स हैं ये देख लेते हैं। प्रमोट रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग, जैसे कोई भी स्टेम की कटिंग है, मान लिया ये स्टेम की कटिंग है, तो ये ऑक्सिन लगा दें, अगर यहाँ डाल दें तो इसमें से रूट्स निकल आएंगी। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग जल्दी करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, जब फ्रूट पूरी तरह मेच्योर नहीं होते, पूरी तरह राइप नहीं होते, तब तक ये उनको प्रिवेंट करता है, गिरने से बचाता है। बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ older leaves and fruits, right? Abscission of older leaves and fruits, and show phenomenon of apical dominance। apical dominance क्या है ये देखेंगे कि ये देखो बच्चों, ये यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ क्या है, ऑक्सिन है, टिप पे ऑक्सिन है, तो ये ऑक्सिन क्या होता है, ये अपना मेन एक्सिस को तो ग्रो होने देगा, लेकिन लेटरल ग्रोथ को वो सप्रेस करेगा, होने नहीं देगा, उसको ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये यहाँ पर
तो ये अगर टिप को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से मान लिया हमने ये रिमूव कर दी टिप, तो ये फिर लेटरल ग्रोथ भी हो गई। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं टी प्लांटेशन में, इसको हम टी प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं, और हेज मेकिंग में, ताकि टिप रिमूव करेंगे तो साइड से ग्रोथ हो जाएगी, ज्यादा लीव्स निकलेंगे, ज्यादा लीव्स निकलेंगे तो ज्यादा टी बनेगी, इसलिए। ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटोज। पार्थिनोकार्पी क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें यही शो किया हुआ है एपिकल डोमिनेंस। ये देखो, ये टिप दिखाई दे रही है एपिकल एपेक्स पे, ये टिप को यहाँ लार्ज करके दिखाया है। जब इस टिप को रिमूव कर देते हैं तो देखो साइड से प्लांट निकल आया, इस साइड से, ये साइड से प्लांट निकल आया। ठीक है, तो ये देख सकते हो तुम। हाँ जी, इसको हम हर्बिसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड, और यू कैन से वीडीसाइड, लाइक एक सिंथेटिक हार्मोन है 2,4-D। इट इज यूज्ड टू किल डाइकोट वीड्स एंड आल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन आल्सो। तो ये इसके रोल हैं। इसको आपको सारे रोल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मेन रोल इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यही वाला है कि ये इसको टी प्लांटेशन में क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस। तो इसका मेन एक तो एपिकल डोमिनेंस है, बाकी ये एज वीडीसाइड यूज होता है, बट वीडीसाइड में भी ये डाइकोट वीड्स को रिमूव करेगा, मोनोकोट को नहीं। अगर मोनोकोट की क्रॉप उगानी है तो डाइकोट वीड्स अगर उगते हैं उसमें से, तो ऑक्सिन के थ्रू हम इनको किल कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है बच्चों जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जिसको हम जीए के नाम से भी जानते हैं, as name is indicating that it is acidic in nature. It is a hormone found in plant and fungi. These hormones enhance the longitudinal growth of stem. Focus on this point, longitudinal growth of stem पर ये स्टेम करता है, स्टेम की ग्रोथ करता है। और इसकी हिस्ट्री मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, बाई चांस डिस्कवरी हुई थी। तो एक बाई चांस ये देख सकते हैं, इन जापान बैकने डिजीज, दैट इज फुलिश सीडलिंग डिजीज, अ डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज फाउंड। इस डिजीज में क्या देखा गया कि जो राइस की सीडलिंग थी, जो कि शॉर्ट हाइट की होती है, अचानक से ज्यादा ग्रो करके नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो वो क्यों गिरी, क्या हुआ? तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया, एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है क्यूरोसावा, he discovered these plants were infected by a fungus that is Gibberella fujicroi। इस प्लांट में, इस सीडलिंग में जरूर कोई फंगस लग गई होगी जिसके कारण वो फुलिशली ग्रो करना स्टार्ट हो गई और गिर गई, जिससे सारी की सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। राइट, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ये क्या है, जिब्रेला फिजिक्रोई, and the substance isolated from it was gibberellic acid, and there are 100 gibberellins isolated from plants and fungi। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता होता है। प्लांट्स एंड फंजाई, gibberellic acid is obtained from plants and fungi both। they are denoted as GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 and so on। GA3 was one of the first gibberellic acid to be discovered, and plants in their normal state produce GA3। ये भी ध्यान है, जो भी जब वो प्लांट से आइसोलेट करते हैं तो उसका नेचर होता है GA3। अब इसके रोल्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसको हम बोल देते हैं GBR शॉर्ट फॉर्म में, गब्बर, GBR। GA मतलब जिब्रेलिक एसिड्स आर यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, इससे काम आती है दारू बनाने में। राइट, यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा ताकि ज्यादा उसमें ग्रेप्स लगें। यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम, हमने पीछे भी पढ़ा था, ये लेंथनिंग ऑफ स्टेम में हेल्प करता है। तो देखो कितना हेल्पफुल है ये। यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एप्पल, एप्पल का साइज इंक्रीज कर देगा, लेंथ इंक्रीज कर देगा। डिले सेनिसेंस, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो लेंथनिंग हो गया, एक माल्टिंग हो गया, और एक ये डिले सेनिसेंस। हेसन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉनिफर्स। कॉनिफर्स
जल्दी मेच्योर होते हैं, इसको अप्लाई कर दो तो। ऑल्सो प्रोमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है? इंटरनोड की इलोंगेशन। जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे हम देखते हैं ये कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, मान लिया ये है, ठीक है, इसमें तो स्टेम कंडेंस्ड है, तो ये क्या हेल्प कर देगा इसको, ये इंटरनोड कंडेंस्ड है तो इसको इंटरनोड को ऐसे इंक्रीज कर देगा ये, ठीक है, दिस इज इंटरनोड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। Internode elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plants with rosety habit. तो इसके मेन रोल क्या क्या हुए? माल्टिंग, बोल्टिंग, लेंथनिंग ऑफ स्टेम एंड डिले ऑफ सेनेसेंस, राइट? तो ये वाले सारे रोल हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।